बात करने वाले हम लोग मानहानि पे। मानहानि का कृत्य लांछन लगाने के कृत्य से संबंधित है और इसका जो परिणाम है वो ख्याति की अपहानि। ख्याति क्या चीज है? लोगों की राय आपके बारे में, लोगों की मनोभावनाएं आपके बारे में। इसका मतलब ये हो गए कि मानहानि किसी ऐसे वर्णन से संबंधित है, यानी लांछन। लांछन का मतलब क्या हुआ? आपने किसी पर लांछन लगाया, यानी क्या किया? ये आपने किसी के बारे में कुछ वर्णन प्रस्तुत किया है और वो वर्णन इस प्रकार का है कि जिसके कारण से वो व्यक्ति जिससे संबंधित है वो वर्णन वो लोगों की प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार हो गया है। प्रतिकूल मनोभावनाएं मीनिंग देर भाई, उसके बारे में लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं और उस लोगों के अच्छा न मानने के कारण वो अनेक प्रकार की असुविधाओं इनका सामना कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मानहानि एक विशेष प्रकार का कृत्य है और इस कृत्य को करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो किसी के बारे में कुछ वर्णन प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वो वर्णन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि लोगों की मनोभावनाएं उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल हो जाएं। प्रतिकूल हो जाए ये बड़ा शब्द है, लोग उसे मूर्ख समझने लगे, लोग ये मानने लगे कि पास बिठाने लायक आदमी नहीं है। विभिन्न प्रकार की भावनाएं हो सकती है, लेकिन प्रतिकूल मनोभावनाएं ये होनी चाहिए। लोगों की मनोभावनाएं उस वर्णन के कारण संबंधित व्यक्ति के प्रति यदि प्रतिकूल हो जाए या होने की संभावना हो तो ये कहा जाएगा कि जो वर्णन आपने संबंधित व्यक्ति के प्रति प्रस्तुत किया है ये कैसा लांछन की कोटि का है। अन्यथा जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो भी उसके संबंध में वर्णन ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन तब वो वर्णन कैसा होता है कि लोगों की जो मनोभावनाएं हैं वो उसके प्रति कैसी हो जाती, अनुकूल हो जाती है। तो अनुकूल मनोभावनाएं हैं उत्पन्न कर देने लायक या उत्पन्न करने में समर्थ वर्णन ये प्रशंसा कहलाता है और प्रतिकूल मनोभावनाओं को जन्म देने वाला जो वर्णन है ये लांछन कहलाता है। ठीक है ना? तो लांछन को अगर हम डिफाइन करें और प्रशंसा को अगर डिफाइन करें, दोनों की अगर परिभाषा की जाए तो परिभाषा इसी ढंग से करनी पड़ेगी कि प्रशंसा किसी व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत किया गया वो वर्णन है जिसके कारण से वो वर्णन जिस व्यक्ति से संबंधित हो रहा है वो लोगों की अनुकूल मनोभावनाओं को ग्रहण करने में या अनुकूल मनोभावनाओं का केंद्र बिंदु ये बन जाता है और इस अनुकूल मनोभावना के कारण उसे जीवन में अनेकों सुविधाएं ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है? जिसकी प्रशंसा होती है आप देखेंगे समाज में उसे सम्मान मिलता है, लोग उसके लिए सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? लोग अपने स्थान पर उसे प्रतिस्थापित होते हुए देखकर भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराते। लाइन लगी और लंबी वो आ जाए जो बहुत प्रशंसनीय है तो लोग अपना नंबर छोड़कर उसे अवसर दे देंगे। इसका मतलब अवसर का लाभ उसे मिल रहा है और ये लाभ उस वर्णन के कारण मिल रहा है जो लोग उसके संबंध में कर रहे हैं। उस वर्णन ने लोगों की मनोभावनाएं इस व्यक्ति के प्रति अनुकूल कर दी, इसलिए इस वर्णन को एक विशेष नाम दे दिया गया, प्रशंसा। भाषा है। अब आप कहेंगे इसे प्रशंसा ही नाम क्यों दिया गया? तो नाम तो कोई भी दिया जा सकता था,
लेकिन प्रशंसा नाम दिया गया है भाषा में, तो इसे आप प्रशंसा कहते हैं। और जब आप उसके बारे में ऐसा वर्णन प्रस्तुत करते हैं जिसके कारण से वो प्रतिकूल मनोभावनाओं का या तो शिकार हो जाता है या हो सकता है, तो फिर उसे जीवन में असुविधा इसका सामना करना पड़ता है। और असुविधा के अलावा संबंधित व्यक्ति को पीड़ा यह भी होती है। जरूरी नहीं कि होगी, ठीक है। व्यक्ति, हमने कल भी कहा कि महापुरुषों की मनोस्थिति इसका हो सकता है उसे कोई पीड़ा ना हो, तुम करते रहो, उसके बारे में किसी भी प्रकार का वर्णन। लेकिन कानून हमेशा आदमियों को देखकर बनाया जाएगा, और सामान्य नियम यही है कि जब आप किसी के बारे में ऐसा वर्णन प्रस्तुत कर रहे हो जो उसे लोगों की प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार बना सकता है, तो उसे पीड़ा तो होनी ही होनी है, भले ही वो वर्णन सत्य हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जीवन में असुविधाओं का सामना कोई नहीं करना चाहता। तो इस वर्णन को हम लांछन कहते हैं। और जब ये किसी औचित्य पर खरा भी ना उतरता हो, यानी आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ये भी नहीं है संबंधित व्यक्ति के प्रति उस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत करने की, तब तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्योंकि इसके कारण से वो लोगों की प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार होने के साथ साथ असुविधाओं का सामना ये भी कर रहा है। और ये जो प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार वो हो रहा है, इसी को ख्याति की अपहानि कहा जाएगा, ठीक है, इसी को ख्याति कहा जाएगा। और चूंकि प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार हो रहा है, तो ये अपहानि हो रही ख्याति की। अगर ये वर्णन प्रशंसा को जन्म दे रहा होता, ये प्रशंसा की श्रेणी का होता, तो ख्याति का लाभ हो रहा होता, ठीक है। अनुकूल मनोभावनाओं को अगर आप अपने वर्णन से बढ़ावा दे रहे होते, तो उसे ख्याति का लाभ हो रहा होता। और चूंकि आपने अपने वर्णन से उसके प्रति प्रतिकूल मनोभावनाओं को जन्म दिया है, इसलिए लोगों की जो मनोभावनाएं हैं उसके प्रति वो तो उसकी ख्याति है। लेकिन चूंकि उनकी प्रकृति उन मनोभावनाओं की कैसी है, प्रतिकूल है, इसलिए ख्याति की अपहानि हुई है। और इस ख्याति की अपहानि, इसके कारण से उसे जीवन में या तो असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा या पड़ सकता है, इसकी संभावना है। तो इस ढंग का वर्णन बिना किसी जस्टिफिकेशन के किसी व्यक्ति के बारे में प्रस्तुत करने की अनुमति एक सभ्य समाज में किसी को नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार यह हो जाए, तो समाज में उससे संबंध कोई नहीं रखेगा। और जब समाज में उससे कोई संबंध नहीं रखेगा, तो वो मृतक व्यक्ति के समान हो जाएगा। क्योंकि मृतक व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है, इसलिए विवशता और मजबूरी में हम उससे कोई संबंध नहीं रखते, रखना चाहे भी तो नहीं रख सकते। लेकिन कुल नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट यह है कि हम मृतक व्यक्ति से संबंध नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते, बात अलग है, मजबूरी है, नहीं रख सकते। लेकिन नेट रिजल्ट यहां भी यही मिलेगा। अगर व्यक्ति को प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार बना दिया जाए, तो नेट रिजल्ट यही हो सकता है कि उसकी स्थिति मृतक व्यक्ति के समान हो जाए। मृतक से हम संबंध नहीं रख पाते, यहां संबंध नहीं रखेंगे, वहां मजबूरी है, यहां इच्छा है। लेकिन इच्छा का प्रयोग उसके विरुद्ध है।
और जो कुल परिणाम है वो वही है जो मृतक की स्थिति का है। और इसीलिए संत पुरुषों के बारे में यह कहा गया कि उनके सम्मान की हानि या उनके मान की हानि यह उनकी मृत्यु के तुल्य है। उनकी मृत्यु यानी उनके शरीर का नाश यह कर दीजिए तो भी उनकी स्थिति वही होगी। और यदि उनकी ख्याति की अपहानि यह कर दी जाए तो संपूर्ण ख्याति की अपहानि होने की दशा में वे पूर्ण मृत्यु और थोड़ी बहुत ख्याति की अपहानि होने पर थोड़ी बहुत मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि प्राप्त कर ही लें। लोग समझदार हो सकते हैं और आपकी बात से प्रभावित न हो, यह भी हो सकता है। वो व्यक्ति प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार न हो, यह भी हो सकता है। उसे कोई पीड़ा यह भी ना हो, यह भी हो सकता है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है वहां तक आप तो एक ठीक व्यक्ति नहीं है, यह तो मानना ही होगा। और दुनिया में ऐसे भाग्यशाली सब नहीं होते जिनके बारे में ऐसे वर्णन प्रस्तुत किए जाएं जो प्रतिकूल मनोभावनाओं को जन्म दे सकने में समर्थ हो, अर्थात लांछन लगाए जाएं और उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात उनसे संबंधित लोगों की नजर में उनका कोई प्रतिकूल चरित्र उभरे, ऐसा संभव ना हो। तो ये भाग्य लेकर सब नहीं आते, इतने भाग्यशाली सब नहीं है। अगर हो भी तो उसके भाग्य का लाभ आपको क्यों दिया जाए विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। ठीक है, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आप इस ढंग की बातें प्रसारित और प्रचारित कर रहे हो। तो अगर वो व्यक्ति जिसके संबंध में आप ऐसा कर रहे हो वो व्यक्ति स्वयं में बड़ा धीर गंभीर है, उसे कोई पीड़ा नहीं हो रही, उसके मिलने वाले समझदार हैं, वो ऐसा भाग्यशाली है कि आप लाख कोशिश करो लेकिन उसके चरित्र पर कोई डेंट ये आप लगा ही नहीं पा रहे। कहते ना सूरज पर थूको तो मुंह पे ही गिरेगा। ठीक है, तो स्थिति ये है, लेकिन सूरज सब नहीं हो सकते और सब इतने भाग्यशाली भी नहीं हो सकते। और समाज के लिए कानून बनता है। कानून क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था का विनियमन करता है। और चूंकि कानून सामाजिक व्यवस्था का विनियमन करता है इसलिए उस समाज में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि मूर्खतम व्यक्ति भी उसके मुताबिक व्यवहार करे तो सामाजिक शांति बनी रहे। इस ढंग से कानून को बनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कानून बुरे लोगों के लिए, अच्छों के लिए तो वो बना ही नहीं। अच्छों को तो ध्यान में रखकर उसे बनाया ही नहीं जाता। और इसीलिए कहा जाता संत के लिए कानून नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संत कानून नहीं मानेगा, तो मानेगा ही। यह इन अर्थों में कहा जाता है कि उसके लिए वो व्यर्थ है। जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, टीचर तो सबसे कम आईक्यू का जो बच्चा है उसे ध्यान में रखकर बता रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रहा तो वो अच्छा टीचर नहीं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास आईक्यू का बच्चा है उसके लिए टीचर निरर्थक हो जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए टीचर की कोई उपयोगिता नहीं, वो अपने हिसाब से सारी चीजें समझ लेगा। तो ऐसे ही है, कानून तो हमेशा बिल्कुल अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कानून ये कैसा है? खराब लोगों के लिए बना है।
तो आपका सवाल जहां तक है, आप अगर इस प्रकार का काम करोगे तो यह समाज की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मानहानि को अकृत्य भी घोषित किया और अपराध भी घोषित किया है। ठीक है, अकृत्य आपने साचे वो कृत्य नहीं किया है, हो गया। बहुत कुछ है दुनिया में जो हो जाता है, आप आशयपूर्वक नहीं करते। आपसे जो कुछ हो गया उसकी गुणवत्ता क्या है? अगर जो कुछ हुआ उसकी गुणवत्ता यह है, या उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति, गुणवत्ता शब्द थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है इसलिए उसका उपयोग न करें। जो कुछ हो गया यदि वो अपने आप घटित हो गया तब तो दुर्घटना है या घटना है। ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बिना आपके द्वारा कोई कारण उत्पन्न किए दुर्योग से या संयोग से घटित हो गया। तो उसके परिणामों के प्रति आपको उत्तरदायी ठहराना यह आपके साथ अन्याय है। उसके प्रति आपको उत्तरदायी ठहराया भी नहीं जाता। लेकिन जो कुछ आपकी अकर्मण्यता के कारण या आपकी भूल के कारण या आपकी लापरवाही के कारण, लापरवाही को भी निगेटिव एक्ट मानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको सतर्कता का प्रयोग करना था, आप सतर्कता का प्रयोग करने का आपने लोप किया। दैट इज वाई पॉजिटिवली आपकी स्थिति को किस प्रकार से हम, ठीक है, शब्द देते हैं कि आपने लापरवाही से काम किया है। ठीक है ना, तो लापरवाही भी पॉजिटिव एक्ट नहीं बल्कि निगेटिव एक्ट है। तो यदि जो कुछ हुआ वो आपके निगेटिव या पॉजिटिव एक्ट का परिणाम है, ठीक है, यह तो नकारात्मक कृत्य का परिणाम है, यह पॉजिटिव एक्ट का परिणाम है, तो फिर हमें फिर देखना पड़ेगा कि यदि पॉजिटिव एक्ट का परिणाम है तो आपकी मूर्खता या भूल का परिणाम है, ठीक है ना, या फिर आशयपूर्वक किए गए कृत्य का परिणाम है। और अगर लापरवाही से किया गया है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं, मीनिंग देर भाई, लापरवाही से हुआ है। अब आगे की बात चलेगी। आपने जो कुछ किया वो प्रकृति में इतना खतरनाक है कि उससे अवांछित परिणाम यानी समाज के लिए हानिकर परिणाम उत्पन्न ही होंगे, चाहे कुछ हो जाए, डेफिनेटली उत्पन्न होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि वो कृत्य जिससे आवश्यक तौर पर खतरनाक परिणाम उत्पन्न होंगे वो आपने साक्ष्य किया, ठीक है, या भूल से या आपकी लापरवाही से घटित हुआ। यदि हम पाते आपने साक्ष्य किया तो हम उसे अपराध में रखते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि आवश्यक तौर पर उसके खतरनाक परिणाम उत्पन्न होंगे, ठीक है ना, फिर हम उसे अपराध में रखते हैं। और अगर स्थिति यह है कि आवश्यक तौर पर खतरनाक परिणाम उत्पन्न होंगे, ये सही है, लेकिन जो कुछ आपने किया वो लापरवाही का नतीजा था, ठीक है, या फिर आपकी भूल का, आपकी मूर्खता का नतीजा था, लेकिन चूंकि उसके आवश्यक तौर पर खतरनाक परिणाम होंगे ही, इसलिए फिर हम उसे दीवानी अपकार इस रूप में रखते हैं और आपको कारावास या जुर्माना ये तो नहीं देते, लेकिन थोड़ा सबक सिखाते हैं, ठीक है, और प्रतिकर आपको देने के लिए विवश किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने लापरवाही की पड़ोसी के प्रति, पड़ोसी यानी लॉर्ड एटकिन जो बता रहे हैं, किसमें, क्या नाम है इसका, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में, कि आपके कृत्य से जो प्रत्यक्ष प्रभावित होंगे, ऐसी जानकारी आपकी है कि हम, आप जानते होते हैं कि हम जब ये जो काम करने जा रहे हैं इससे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कौन होगा,
ये आप जानते होते, या आप ये भी जान सकते हैं कि मेरे इस काम से अंतिम रूप से प्रभावित कौन होगा। तो जो अंतिम रूप से प्रभावित होगा वो आपका पड़ोसी है, और उसके प्रति आप सतर्कता बरतने को बाध्य हैं। आपने सतर्कता नहीं बरती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये ठीक है कि आपने सतर्कता नहीं बरती, आपको बरतना चाहिए थी, लेकिन नुकसान कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। आपने लापरवाही में ऐसा काम किया जो इतना खतरनाक है कि नुकसान हुआ या नहीं ये विचार में ही नहीं लेना चाहिए। अगर इतना खतरनाक है तब तो आपको दंड मिल सकता है, जैसे 279 आपने देखा था पिछली आईपीसी में कि आप क्या करते हैं, लापरवाही से, ठीक है, कोई मोटरयान चलाते हैं, यद्यपि कुछ नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन वो इतना खतरनाक काम है कि नहीं होने देना चाहिए। अगर वो काम इतने खतरनाक श्रेणी में नहीं है और आपने सिर्फ लापरवाही से किया और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो फिर अकृत्य में कोई स्थिति नहीं बनेगी, ठीक है ना। कहते हैं उपेक्षा एक ऐसा अकृत्य है जिसमें अपहानि होनी आवश्यक है। लेकिन जहां तक मानहानि का सवाल है, वहां तक पोजीशन यह है कि नुकसान तो होना ही है, नुकसान तो होना ही है। या तो आपकी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, आप हर व्यक्ति के बारे में इस प्रकार के वर्णन प्रस्तुत करेंगे, और फिर कोई मिलेगा जो सामाजिक शांति को भी भंग करेगा। और आप अगर साशय ऐसा कर रहे हैं तो फिर स्थिति क्या होनी चाहिए कि आपको थोड़ा दंड भी मिलना चाहिए, आशय पूर्वक कर रहे हैं और एक विशेष प्रकार की मानहानि कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे एक विशेष प्रकार की मानहानि है। और साशय या इस प्रकार का ज्ञान रखते हुए, इस प्रकार का विश्वास रखते हुए कि संबंधित व्यक्ति की मानहानि हो सकती है, इस सबके रहते हुए आप साशय उस प्रकार का वर्णन किसी व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत कर रहे हैं जो उस संबंधित व्यक्ति को प्रतिकूल मनोभावनाओं का विषय बना सकता है, ठीक है ना। और आशयपूर्वक कर रहा है, और एक विशेष प्रकार का आशयपूर्वक आपने नहीं किया, लापरवाही से हो गया, अनजाने में हो गया, और जस्टिफिकेशन कोई नहीं, ना उसके प्रति ना इसके प्रति। तो फिर पोजीशन यह है कि फिर आपको प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी मानहानि कैसे भी हो जाए, मानहानि कैसे भी हो जाए, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों जगह बाध कारण को उत्पन्न करेंगे। सॉरी, उल्टा बोल गए हम, गलत बोल गए। मानहानि यदि साशय की जाए, यदि साशय की जाए तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों जगह बाध कारण को उत्पन्न कर देगी, ठीक है ना। क्योंकि जो साशय की गई है वो ज्यादा गंभीर कोट की मानहानि है, इसलिए वहां दंड भी देंगे और अकृत्य इसके रूप में प्रतिकर देने के लिए भी आपको विवश किया जाएगा। लेकिन अगर साशय नहीं है, अगर आशय पूर्वक आपने नहीं किया है, सिर्फ उतावलेपन में, नासमझी में, लापरवाही से, भूल से, त्रुटि से अगर मानहानि हुई है किसी की, तो नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। या तो संबंधित व्यक्ति का होगा, ठीक है, और आपका भी होगा। कि आपका कैसे होगा, आपकी वो दुष्टता की वृत्ति या लापरवाही की वृत्ति बढ़ती जाएगी, और उसका कैसे होगा कि समाज में उसकी स्थिति लोगों की नजर में प्रतिकूल मनोभावनाओं से, ठीक है, ग्रस्त हो जाएगी। उसके प्रति लोग प्रतिकूल मनोभावनाओं को रखेंगे, दोनों को या तो नुकसान होगा, और यह भी हो सकता है कि उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन तुम्हारे बारे में तो माना ही जाएगा कि तुम्हारी ये हिम्मत बढ़ती जाएगी या ये लापरवाही से काम करने की वृत्ति बढ़ती जाएगी, इसलिए उसे नुकसान हुआ ख्याति का या नहीं हुआ, ये प्रतिकर के निर्धारण के प्रश्न पर सुसंगत तथ्य हो सकता है, ठीक है।
जो कि एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला था, उसमें धारा 12 कहती थी कि ऐसे सारे तथ्य जो नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालते हों, सुसंगत होते हैं, तो यह तथ्य कि हमने नो डाउट मानहानि की है, लेकिन हुई नहीं। लोगों ने वैसी भावनाओं का, ठीक है, या उसके प्रति, जिसके प्रति हमने मानहानि की थी, उसके प्रति वैसी भावनाएं रखी हो, ऐसा हुआ नहीं। ये बिंदु नुकसानी के रकम पर, नुकसानी की रकम अवधारित करने के बिंदु पर सहायक हो सकता है, लेकिन मानहानि इसके लिए अभियोजन को समाप्त कर दे, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपने लापरवाही से या किसी भी ढंग से अगर मानहानि की है तो वो सिविल कार्यवाही की विषय वस्तु बनेगी। लेकिन अगर आपने साजिश की है तो फिर वो दांडिक अभियोजन का विषय ये भी बनेगी और सिविल कार्यवाही की विषय वस्तु ये भी बनेगी, दोनों, क्योंकि वो ज्यादा गंभीर कोटि की है। और जब तक हम एलएलबी करते रहे तब तक तो मानहानि के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम तो ये 20 बार स्वीकार कर चुके हैं। आप करो ना करो कि एलएलबी में हमें कुछ भी नहीं आता था, कानून आता आपको भी नहीं, आप मानते नहीं हो, बस इतना हम में आप में फर्क है। हम उस समय भी मानते थे जब एलएलबी कर रहे थे कि हमें कुछ नहीं आता, और हम तब गलत लिख कर आते हैं, हम आज भी मानते हैं। ठीक है, आप उस समय भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मान रहे। सही यही है, क्योंकि अगर आज मान रहे होते तो 7 दिन हमें छुट्टी नहीं करनी पड़ती सेमेस्टर एग्जाम में, क्योंकि गलती तो लिखना है। ठीक है, क्या है, इसे लिख देंगे, लिखना तो गलती है, कौन तो तुम सही लिख के आए हो, अभी तो गलती लिख के आए, और गलती तब लिखते, तो फर्क कहां है। लेकिन खैर, जब हमें कानून की तमीज आई है तो हमारे सामने बेसिक सवाल यही होता था हर बार कि आखिर आपराधिक मानहानि है और सिविल मानहानि के बीच फर्क कहां है। आपराधिक अत्याचार और सिविल में जो अत्याचार है, इसके बीच अंतर कहां है। तो बड़े दिनों बाद हमें यह समझ आई कि यह अंतर आशय में है, यह अंतर ज्ञान में है, यह अंतर विश्वास करने के कारण में है। हम लोगों ने पढ़ा था, अब करते हम लोग जब चैनल की शुरुआत की थी तो उस समय अब करते ही चल रहे थे, आधे खत्म हो चुके थे, जब यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रॉट ये खत्म कर चुके थे, स्पेसिफिक ट्रॉट इसी पर बात हो रही थी। तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, अब मोशन पिक्चर लिमिटेड का मुकदमा था, कौन सा था इस समय इतना याद नहीं रह गया, लेकिन अपकृत्य विधि में एक मुकदमा था, उसमें किसी ने कोई पिक्चर बनाई थी और पिक्चर में जो कुछ दिखाया गया था वो किसी राजकुमारी के जीवन से भी मेल खाता था। राजकुमारी ने मुकदमा कर दिया कि इस पिक्चर को देख के हमारी मानहानि हो रही। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ख्याल भी नहीं है, ठीक है, उसे ख्याल भी नहीं है कि यह कहानी किसी के जीवन से मेल खा सकती है। एक और मुकदमा था, वो कोई प्रीस्ट का मुकदमा था, पादरी का मुकदमा था, ठीक है, किसी के जाने हडसन जाने कौन, वो जुआ हुआ खेलता था, घोड़े के रेस में कुछ लगाता था, उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा था कि जुआरी है, और उसी नाम के वो पादरी थे, उसी नाम के वो प्रीस्ट थे, उन्होंने मुकदमा कर दिया था। एक वो था कि कुत्ते पकड़ने वाली कोई ठीक स्थिति थी। मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक्सीडेंटली जो कुछ लिखा गया, ठीक है, जिसके बारे में लिखा गया सत्य लिखा गया, लेकिन एक्सीडेंटली वो सारा वर्णन किसी और से भी मेल खा गया, एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, और न्यायालय ने फिर भी प्रतिकर दे दिया, क्योंकि आपको युक्ति संगत सावधानी बरतनी चाहिए। आप लेख में, ठीक है, ये लिखें,
आता है फिल्मों में। आप देखेंगे कि यदि दुर्भाग्य से इसमें प्रदर्शित घटनाएं किसी के जीवन से मेल खा जाएं, ये लिख के आता है एक कैप्शन। तो ये कैप्शन यूं ही नहीं लिखा जाने लगा कि दुर्भाग्य से अगर इसमें प्रदर्शित घटनाएं किसी के जीवन से मेल खा जाएं तो उसकी मानहानि करना निर्देशक और निर्माता का उद्देश्य नहीं है। ये सारी चीजें वहीं से आई हैं, ठीक है, क्योंकि मानहानि आपने करनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, इसका कोई मतलब नहीं। इसका कोई मतलब नहीं मीनिंग देयर भाई। इसका मतलब सिर्फ इसी बात से हो सकता है कि आप कितने बदतमीज हैं। आपकी बदतमीजी के मापन के लिए तो इस बात का मतलब हो सकता है कि आपने साशे मानहानि की या बिना किसी आशय के मानहानि हुई। आपकी जो मिस्चीवियसनेस है उसके मापन के लिए तो ये एक निर्धारक, एक मापक हो सकता है। लेकिन जहां तक प्रभावित व्यक्ति का सवाल है, उसके दृष्टिकोण से देखें तो प्रभावित व्यक्ति को तो वो नुकसान हुआ है या उसे होने की संभावना है। आपने साशय में चोर कहा या एक्सीडेंटली, मेरा जो नुकसान आपके स्टेटमेंट से होना है वो तो होगा। हां, आपकी दोषिता, इसको जब हम तय करने पर बैठे तो हमें यह विचार जरूर करना चाहिए कि वॉट एवर यू हैव सेड, वो साशय था, इंटेंशनल था, अकेजनल था, सामयिक था या एक्सीडेंटल था, ठीक है ना। और यही अंतर अपराध के तौर पर मानहानि और अकृत्य के तौर पर मानहानि इसको उत्पन्न करता है। जब आपने इंटेंशनल एक्ट किया है तो उसका नुकसान तो होना ही है। आपने इंटेंशनली हमें चोर कहा तो इससे मेरा जो नुकसान हो सकता है या होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप कुछ अधिक दुष्ट हो, ये तो तय। तो हमें दोनों वाद कारण उपलब्ध हो गए। हम चाहे तो आपको सजा करा दें, हम चाहे तो आपसे प्रतिकर वसूल लें, और चाहे तो दोनों काम कर लें, ठीक है, हम दोनों काम कर लें। यदि आपने इंटेंशनल या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए या ये ज्ञान रखते हुए कि हमें इस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन मेरे बारे में इस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत किया है, तो फिर हमें दोनों वाद कारण उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अगर आपने जो कुछ कहा वो है विदाउट जस्टिफिकेशन, उसके पीछे कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पीछे आपका आशय, ज्ञान या विश्वास करने का कारण, ये तत्व अनुपस्थित है, तो हमें नो डाउट नुकसान हो रहा है। लेकिन आपकी दोषिता उस स्तर की नहीं जिस स्तर की होती यदि आप में आशय आदि विद्यमान होता। और हमने आपसे कहा बार बार, जो न्याय की अवधारणा है वो निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब होता है, जैसे बात आती ना कि सत्य क्या है, क्या ये लोगों का अनुभव है, ये सब चीजें सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब एक चीज को दूसरे के मुकाबले देखना। जैसे गर्म या ठंडा की जो अवधारणा है, अच्छे या बुरे की जो अवधारणा है, वो सापेक्ष है। तुम्हें कोई चीज बुरी लग सकती है, हमें वही चीज अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो अच्छी की अवधारणा सापेक्ष है, किसके? अनुभव करने वाले के। जो अनुभव करने वाला है उसके सापेक्ष अच्छा और बुरा होता है।
जो अनुभव करने वाला है उसके सापेक्ष ठंडा और गर्म ये होता है, ठीक है ना। लेकिन सत्य निरपेक्ष है, आप उसको जिस रूप में देखते हो या आप जो कुछ देख पा रहे हो वो आपका सत्य है, जरूरी नहीं है सत्य वैसे ही हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हर व्यक्ति का सत्य अलग है, ठीक है। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे का सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, जो सत्य को देख लेगा वो अभिव्यक्ति नहीं दे पाएगा, ठीक है। या यूं कहें कि वो अभिव्यक्ति देगा तो उन लोगों की भाषा में देगा जिनके समक्ष वो अभिव्यक्ति दे रहा है। तो सत्य वो उनके सापेक्ष बताएगा, ठीक है। जो सुनने वाले हैं, अगर हम ऐसी भाषा में अपनी भाषा में बोलें, ठीक है, जो हमें महारानी अपने अंदर महसूस हो रही, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसे बोलना पड़ेगा कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो हम मानहानि को समझे बैठे हैं वो किसी और को समझाएं तो यही समझाएं, जरूरी नहीं है। हो सकता है तो दो बातों में हम खत्म कर दें, क्योंकि वो मेरे ही लेवल का आदमी है। एक बात कही, हमने बात खत्म हो गई। यहां में घंटों लग रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके समक्ष अभिव्यक्ति आ रही है सत्य उसके सापेक्ष हो जाता है, जबकि सत्य निरपेक्ष है। और अनुभव को 100% आप कह नहीं सकते। जो कुछ आपको अनुभव हो रहा है उसे 100% आप कह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए दुनिया में जितने धर्म हैं वो सत्य के संबंध में अलग अलग बात कह रहे हैं, क्योंकि जिसने कही उसने जिनके सामने कही, ठीक है ना, उनके मुताबिक भाषा का उपयोग किया, उनके मुताबिक भाषा का उपयोग किया, और सब कुछ वो कह नहीं पाया, ठीक है। सब कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। जिनके सामने वो बोला उन्होंने दुनिया को बताया। तो सत्य तो कुछ तो वही असत्य हो गया था जब वो बोल रहा था, और फिर इन सुनने वालों ने जब बताया तो फिर सत्य की तो सूरत ही बिगड़ गई, ठीक है ना। इसलिए दुनिया में इतने मत और मतांतर आप देखते हैं। ऐसे न्याय की अवधारणा ये निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष है। न्याय की अवधारणा परिस्थिति सापेक्ष है। आपने कई बार कहा कि जो एक परिस्थिति में न्याय है वही दूसरी परिस्थिति में अन्याय है। अरस्तु ने यही कहा है, ठीक है। अरस्तु ने न्याय की धारणा को सापेक्ष कहा है, परिस्थिति सापेक्ष कहा है। उसने कहा है क्योंकि वो पशुपालक समाज, ठीक है ना, वो तो पशुपालक समाज से संबंध रखता था। ये यूं कहें, अरस्तु जिस समय हुआ उस समय समाज पशुपालक था, ठीक है। इसलिए उसने, आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा है, वो कहता है कि दो भेड़ों की बलि नहीं दी जा सकती, ठीक है, दो मेमनों की बलि दी जा सकती, क्योंकि भेड़ से ऊन भी प्राप्त होगा, भेड़ से दूध भी प्राप्त होगा। तो परिस्थिति सापेक्ष क्या है? यदि मांस ही खाना है तो भेड़ की बलि देना उचित नहीं है, न्याय नहीं है, क्योंकि न्याय परिस्थिति सापेक्ष है। न्याय कभी निरपेक्ष नहीं होता, ठीक है। निरपेक्ष न्याय ईश्वर का होता है, वो परिस्थिति का ध्यान नहीं रखता, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसका इकलौता लड़का मर गया, कहते हैं कि कुछ बुरे काम किए होंगे, ठीक है। उसका निरपेक्ष न्याय है, वो आपकी परिस्थिति नहीं देखेगा कि आप इसको झेलने लायक हैं या नहीं। इसीलिए कहा जाता है भगवान की लाठी बेआवाज, वो आपकी परिस्थिति नहीं देखेगा। लेकिन यहां परिस्थिति सापेक्ष होता है निर्णय। परिस्थिति में जो उचित है वो किया जाता है, जो कुछ परिस्थितियों में उचित है वही किया जाता है। तो आपको अगर मानहानि करने पर उस प्रकार का दंड दिया जाए, जबकि आपने मानहानि कैसे किए? विनाश है, साक्ष्य नहीं है आपका कृत्य, ज्ञान के साथ नहीं किया गया, कोई विश्वास करने का कारण आपके पास नहीं था,
ठीक है, लापरवाही में कुछ ऐसा हो गया जैसा वो हुआ, एक फिल्म बनाई, वो बाई चांस दूसरे के जीवन से संबंध रखने लगी और वो सारा कुछ मानहानिकारक हो गया, और जानबूझकर ऐसी फिल्म बनाई। इन दोनों व्यक्तियों के बीच अगर जो दंड है या इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जो अनुतोष प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा उसके बीच कोई फर्क न किया जाए तो फिर न्याय नहीं होगा, क्योंकि फिर न्याय परिस्थिति सापेक्ष नहीं रहा। परिस्थिति क्या है, एक जगह आदमी ढीठ है, जानता है सब कुछ, फिर भी वैसा कर रहा है, और एक जगह आदमी लापरवाह है और वैसा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो परिस्थिति का अंतर है, इसके कारण से अनुतोषों में फर्क किया जाता है। यहां चूंकि साक्ष्य है मामला, मनोभाव आपके यानी जो मानहानि करने वाला उसके भी लगे हुए हैं, कृत्य के साथ एसोसिएटेड हैं। दैट इज वाई यहां आपको दंड भी मिलेगा, और चूंकि 100 में 10 शामिल होता है, आपके बहुत बुरे काम में थोड़ा बुरा शामिल होता है, इसलिए आपको प्रतिकर भी देना पड़ सकता है। दोनों जगह वाद कारण संबंधित पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर जो मेंटल एलिमेंट है वो एसोसिएटेड नहीं है आपके कृत्य के साथ, तो फिर आपको दंड देना कारावास के रूप में या अर्थदंड के रूप में, क्योंकि अर्थदंड किसी को नहीं मिलेगा, वो स्टेट को जाएगा, पीड़ित को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यदि न्यायालय आदेश कर दे प्रतिकर संबंधी तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन न्यायालय बाउंड नहीं है प्रतिकर संबंधी आदेश करने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा 357 ए बी सी डी वो सब कहा आपका सीआरपीसी में। हालांकि 357 ए बी सी डी वो विभिन्न विशेष परिस्थितियों के लिए थे, लेकिन 357 तो था। तो प्रतिकर देने के लिए वो विवश नहीं है कोर्ट, इसलिए एक अलग अनुतोष ये दिया जाना न्याय संगत लगता है। तो ये अंतर हमें जीवन भर परेशान किया। जीवन तो अभी खैर समाप्त नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं कह सकते कि जीवन भर परेशान किया, ठीक है, लेकिन हां इसने हमें दुख तो बहुत दिया, कष्ट तो बहुत दिया, क्योंकि मेंटल एक तनाव रहता था, आखिर कहां फर्क। ठीक है, क्यों ऐसा है कि मानहानि अपकृत्य भी है और मानहानि अपकृत्य और अपराध दोनों भी है, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारा तो दुर्भाग्य ही रहा, यहां तो कोई कुछ बताने वाला ही नहीं, और बताने वाला न हो यह भी सौभाग्य है। यहां तो उल्टा बताने वाले मौजूद थे कि कोई कानून में पढ़ा भी जाता है, बेवकूफ हो क्या, पढ़ाई तो कचहरी में होती है, और जो किताबों में लिखा वो तो वहां चलता ही नहीं। तो यह भी सौभाग्य था कि यदि बताने वाले न होते, यहां तो उल्टा बताने वाले थे, तो जैसे तैसे ठीक है कुछ समझ में आ पाया, और जो समझ में आ पाया तो हमें यह पता रहता है कि आपकी भी समस्या कमोवेश वही होगी, क्योंकि हमें जब हुई तो आपको भी वही होगी। तो उस बात को हम सबसे पहले स्पष्ट करते हैं। तो ये आपका मानहानि। अब देखें कि अपराध के तौर पर जिस मानहानि की बात की गई है वो किस ढंग की है। अच्छा, एक चीज और समझ लिया, वहां जो मानहानि है यानी अपकृत्य में, वो सिर्फ मानहानि है, सिर्फ मानहानि, मीनिंग देयर बाय आपका ऐसा कृत्य है जो मान की हानि कर देगा। मान की हानि कर देगा मीनिंग देयर बाय आपको प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार बना देगा। ठीक है, खूब समझना चाहिए शब्दों को। जैसे कहते मान की हानि कर देगा, अब क्या मान की हानि कर देगा, मान मतलब मान का क्या मतलब हुआ? ठीक है भाई, मान का आखिर क्या मतलब है? और हमने आपसे लगातार बोला है कि जब भी किसी शब्द को आप उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें और शब्द स्वयं अपना अर्थ न सुझाए,
तो फिर जिंदगी में उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। जीवन उसका अर्थ बता देगा, जीवन उसका अर्थ बता देगा। मीनिंग देयर बाय आप ये देखें जिंदगी में कि आखिर वो शब्द जीवन में कब प्रयुक्त किया जाता है, उस शब्द का उपयोग कब होता है जिंदगी में, और बस अर्थ क्लियर हो जाता है। मान मन से आता है, ठीक है, और आपका मन, ठीक है, अपने को कभी गलत नहीं ठहराता। आपका मन तो सदैव आपके पक्ष में, इवन आप खूब गलत करते हो, खूब गलत, 100% गलत, खुद भी जानते होते हो, फिर भी आपका मन कुछ जस्टिफिकेशन आपको सुझा देता है कि अरे भाई ये था तो ये किया, नहीं तो क्यों करते हैं हम, ठीक है ना। जबकि आप खूब जान रहे हो कि हमने गलत किया, ठीक है ना, फिर भी कुछ जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते तो आपका मन आपको कभी गलत नहीं ठहराएगा। इसलिए आपके मन के अनुसार आपकी मान की हानि, आपके मन की हानि कभी नहीं हो सकती। ये दूसरे ही हैं। इसका मतलब मान दूसरों के मन से संबंधित है जीवन में, ठीक है। शब्द जिस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है उस परिस्थिति से उसका अर्थ निकालिए। इसका मतलब यह हुआ कि मान दूसरों के मन से संबंधित है, और जब हानि, तो इसका मतलब उनके मन की आपके संबंध में जो हानि है वो मान हानि कहलाएगी। उनके मन की आपके संबंध में हानि, यानी वो अपने मन में आपकी उपस्थिति, आपसे संबंध जब बर्दाश्त न कर पाए तो यह कहा जाएगा कि आपके, उनके मन की आपके संबंध में हानि हो गई है, तभी यह कहा जाएगा। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब मानहानि दूसरों से संबंधित है, दूसरों से संबंधित है, मीनिंग देयर बाय दूसरों की आपके प्रति भावनाओं से संबंधित है, ठीक है ना। और दूसरों की आपके प्रति भावनाएं किस कारण से इस प्रकार की हो गई कि वे आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपके प्रति वो संबंध नहीं रखना चाहते, इतना ही पर्याप्त है। कारण कोई हो, अगर किसी की लड़की की शादी, किसी की लड़की की बारात बिना शादी के लौट गई तो अनावश्यक लोग उससे संबंध रखना छोड़ देते हैं या उससे संबंध रखने में संकोच करते हैं, भले ही वर पक्ष की अनुचित मांगे, ठीक है, जो किसी को भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, माननी नहीं चाहिए बिल्कुल। उनके कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर भी जो विक्टिमाइज होता है वो लड़की का परिवार होता है। इसलिए लड़की के परिवार को निश्चित तौर पर यह हक है कि वो क्या करे, अपने मान की हानि के लिए इनसे प्रतिकर वसूल ले। उसे निश्चित रूप से यह हक है। हालांकि न तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है लड़के वालों ने जो अभी हम लोग जो मानहानि की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें आता हो। जो मानहानि की डेफिनेशन यहां आपराधिक कानून में दी गई, वैसा एक भी शब्द लड़के वालों ने नहीं कहा, वैसे कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस कृत्य मात्र से कि शादी बिना बारात, बिना शादी के लौट गई, इस कृत्य से ही मानहानि हो गई है, ठीक है, और इसके लिए प्रतिकर मिलेगा। और जब आपराधिक मामला होगा तब यही काम साक्ष्य किया जाएगा, ठीक है ना। और जब साक्ष्य काम होगा तो मामला आपराधिक मानहानि और फिर दीवानी में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा में कम ये शामिल होता है, कम में ज्यादा शामिल हो ये जरूरी नहीं होता। तो ये दोनों के बीच का अंतर है, ठीक है। एक अंतर और हम लोगों ने देखा था, उसकी भी चर्चा कर ही लें कि एक अपमान, देखिए यहां भी अपमान ही हो रहा है, क्यों? प्रतिकूल मनोभावना, यही तो अपमान है। प्रतिकूल मनोभावना ऐसी कि व्यक्ति
संबंध नहीं रखना चाहता, यही तो अपमान है। ठीक है, ये अपमान जब सार्वजनिक तौर पर किया जाता है, यानी लोगों तक पहुंचे ये, तब ये मानहानि बन जाता है, तब ये मानहानि बनता है। और जब ये अपमान संबंधित व्यक्ति तक ही पहुंचे जिसका किया जा रहा है, और ये अपमान विशेष आशय है, इसके साथ किया जाए, और वो विशेष आशय क्या हो कि जिसका हम कर रहे हैं वो प्रकुपित हो, वो प्रकुपित हो और लोग शांति को भंग कर दें। ठीक है, जब ये अपमान संबंधित व्यक्ति तक पहुंच रहा है और इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि उसे संत्रास कारित हो या वो प्रकुपित हो और लोग शांति को भंग कर दे, ठीक है, तब इसी काम को हम क्या बोलते हैं? आपराधिक नहीं, 504, ठीक है, आपराधिक अभी त्रास नहीं, 504 जो पुरानी थी उसमें वर्णित कृत्य, ठीक है, वहां क्या लिखता है? लोक शांति को भंग कराने के आशय से, ठीक है, लोक शांति को भंग कराने के आशय से प्रकोपन देने के लिए किया गया साशय अपमान। ठीक है ना, तो अपमान वहां भी है, लेकिन अपमान वहां और यहां फर्क है। और फर्क क्या है? वहां अपमान किया जा रहा है प्रकोपन देने के लिए, और प्रकोपन काहे बात के लिए है? कि संबंधित व्यक्ति प्रकोपित होकर लोक शांति को भंग करने वाला कोई काम करेगा नहीं करेगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका आशय यही है। इसलिए वहां अपमान की सूचना या अपमानजनक कृत्य है, इसकी सूचना सिर्फ उस व्यक्ति तक पहुंचना यही पर्याप्त है। अन्य किसी को पहुंची या नहीं पहुंची इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे प्रकोपित करना ही आशयित है, और वो प्रकोपित हो जाए बात खत्म हो गई। लेकिन यहां मानहानि, ये क्या है? कहता है कि मान की हानि, ऐसा वर्णन जिसके किए जाने के कारण वो लोगों की प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार हुआ है। इसका मतलब इस वर्णन को लोगों तक जाना जरूरी है। अगर ये वर्णन सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित रहा जिससे वो संबंधित है तो मानहानि नहीं हुई, ठीक है ना, तब मानहानि नहीं हुई। यह हो सकता है कि 504 का ऑफेंस घटित हो गया हो, यानी वर्णन की प्रवृत्ति ऐसी हो कि वो प्रकुपित होकर लोक शांति भंग करते, इसकी संभावना हो, तो 504 हो सकता है, लेकिन मानहानि नहीं। अब यह भी हो सकता है कि 504 भी हुआ, ठीक है ना, और वो वर्णन लोगों तक भी पहुंचा, और उसके कारण या उस वर्णन की प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि उसके कारण संबंधित व्यक्ति लोगों की प्रतिकूल भावनाओं का शिकार यह भी हुआ है, तब मानहानि। और आपका 504 में या पूर्व की कितना सेक्शन हो गया वर्तमान में? 352 बीएनएस, इसमें वर्णित काम दोनों एक साथ हुए, ये बातें भी संभव है। लेकिन मानहानि अपने में एक विशेष प्रकार का काम है। एक चीज और कर लें फिर बात करते हैं। जो अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में फर्क है इस संबंध में, वो फर्क यह है कि अंग्रेजी विधि में जब लिखकर मानहानि की जाएगी केवल तभी आपराधिक कार्यवाही संभव होगी। अगर बोलकर मानहानि की गई है तो कुछ दशाओं को छोड़कर, केवल कुछ दशाओं को छोड़कर, जैसे ईश निंदा की गई है, स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाया गया है, ठीक है, कुछ निश्चित दशाओं को छोड़कर
सामान्य तौर पर आपराधिक कार्यवाही नहीं बल्कि केवल सिविल कार्यवाही चलेगी। कुछ अपवादी दशाओं को छोड़कर सामान्य तौर पर केवल सिविल कार्यवाही चलेगी। ठीक है। अपमान वचन की दशा में, अपमान वचन को क्या बोलते हैं? स्लेंडर। और अपमान लेख को क्या बोलते हैं? लाइबल। तो लाइबल और स्लेंडर के बारे में वहां ये अंतर किया गया। हालांकि ये अंतर बहुत युक्ति संगतता पर आधारित हो ऐसा नहीं है, इस अंतर को बड़ा युक्ति संगत कहें ऐसा नहीं है। उन्होंने जो इसके पीछे युक्ति संगतता बताई है इंग्लैंड के कानून बनाने वालों ने, वो तो उन्होंने ये बताई कि चूंकि लिखित तौर पर की गई मानहानि स्थायी प्रकार की होती है, बहुत लोगों तक पहुंच सकती है, इसलिए उसे आपराधिक और दीवानी कार्यवाही दोनों की विषय वस्तु बनाया जाना चाहिए। अपमान वचन क्षणिक होता है, उतना स्थायी नहीं होता, और उसके परिणाम ये भी थोड़े समय रहते हैं, और उसके बहुत लोगों तक जाने की संभावना भी नहीं है। इसलिए उसके संबंध में सिर्फ सिविल कार्यवाही की जाए। हाँ, कुछ अपवादिक दशाएं जहां वो गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है, वहां दोनों प्रकार की कार्यवाहियां की जाए, ये उचित लगता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने लिखकर मानहानि की एक लेटर में, और वो एक आदमी तक गया, उसने पढ़ा फेंक दिया कि तुम चूतिया हो। ठीक है ना? कोई जरूरी तो नहीं तुम जो लिख रहे हो वही बड़े विद्वान हो, उसने फाड़ा फेंक दिया, कुछ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और एक ने खूब हजारों की भीड़ के सामने माइक लगाकर खूब गालियां दी। ठीक है ना? तो उसने की तो मौखिक माना नहीं। लेकिन यह पैमाना जो इंग्लैंड में लागू किया गया है ये ठीक नहीं दिख रहा। ठीक है ना? इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो पैमाना ठीक नहीं है, ये युक्ति संगत नहीं है। ये की गई दोषिता के, ठीक है, की तुलना में या की गई दोषिता से निपटने के लिए पर्याप्त और यथेष्ट ये बिल्कुल नहीं। और आप जानते हैं कि आप ही जब दोबारा काम करो तो परफेक्शन आता है। हालांकि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऊब भी हो सकती है, यह आप पर निर्भर है। जैसे आप हमारा लेक्चर दोबारा सुनो या अपनी ही किताब दोबारा पढ़ो तो परिपक्वता आ सकती है, मैच्योरिटी आ सकती है। आपको लग सकता है कि जो चीजें पहले नहीं दिखी अब दिख रही हैं। हम ही कहते हैं कम से कम 60वीं बार तो पढ़ा ही रहे होंगे, फिर भी मैच्योरिटी बढ़ी है। ये बढ़ती तब है जब आप इसे ऐसे पढ़ते हैं कि मानो पहले कभी पढ़ा ही नहीं, तब मैच्योरिटी बढ़ती है। ठीक है? और अगर आपने स्वयं में जानकार का भाव रखकर इसे पढ़ा, यार पढ़ तो चुके हैं इतनी बार, तब बोरियत पैदा होती है। ठीक है ना? तो कृत्य का दोहराव, अगर कोई कृत्य दोहराया जाएगा तो वो आप में बोरियत पैदा करेगा या आपकी प्रौढ़ता और आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाएगा, ये स्वयं आप पर निर्भर है। ठीक है ना? स्वयं आप पर निर्भर है। और आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाए, इसी के लिए प्रक्रिया होती है, इसी के लिए प्रक्रिया है। इसीलिए कहते हैं पाठ से पहले, पाठ में करते गए सुंदरकांड का पाठ वही पढ़ रहे हो रोज बैठे, पढ़ तो वही रहे, लेकिन पाठ जब आप करेंगे तो मन की दशा और होती है, और जब सुंदरकांड दोहरा लेंगे तो मन की दशा और है, तो मन को वो शांति नहीं मिलती जो पाठ से मिलेगी। इसीलिए सब कहते हैं पाठ करिए, और पाठ के लिए वो कहते ना पहले तो नहाओ। भगवान तुम्हारे नहाने के भूखे, वो नहीं जानते तुम कितने गंदे हो, तन से मन से दोनों तरीके तुम कितने जलील और गंदे हो, भगवान नहीं जानते। उन्हें चूतिया बना लो तुम नहा के। नहाने से मतलब चाहे जैसे कर लो। ठीक है, जूते तुमने बनाए तो उन्हीं ने। अरे जूता जिससे बना वो किसने बनाया? वो तो उन्हीं ने बनाया। तो जूते पहन के मंदिर में चले गए और जूते बाहर उतार दिए, तो इसमें फर्क क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुमने जहां जूते उतारे वहां ईश्वर नहीं है,
उतारे तो ईश्वर पे ही, तो तुमने बाहर उतारे या भगवान शंकर के सिर पे रख दिए, फर्क क्या पड़ा? अरे रखे तो तुमने भगवान शंकर के सिर पे ही हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो कण कण में हैं, रखे तो सिर पे ही हैं, और कहीं तो रख ही नहीं सकते। वही गालिब की उसमें कहें कि गालिब शराब पी, मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जिस जगह खुदा ना हो। ठीक है, या तो मस्जिद में पी लो, और या वो जगह बता दो जहां खुदा ना हो, तो फर्क क्या है? लेकिन प्रक्रिया इसीलिए रखी जाती है कि आपका वो मन बने और आप दोहराएं, लेकिन ऊब न पैदा हो, आप में मैच्योरिटी बढ़े। इसके लिए होती है सारी चीजें, तो दोहराना ये ऊब भी पैदा कर सकता है, ठीक है, और ये मैच्योरिटी को भी बढ़ा सकता है। तो अंग्रेजों ने जब अपना कानून बनाया, और उन्हीं अंग्रेजों ने जो हमारा कानून बनाया, तो ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई दी, ठीक है ना। और यही कारण है कि वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान साबित हुए हैं, ठीक है। ये इस बात से बहुत लोग असहमत हो जाएंगे, लेकिन हमें तो यही दिखता है कि निश्चित तौर पर वो हमसे ज्यादा नैतिक हैं, हमसे ज्यादा ठीक लोग हैं, हम ज्यादा जलील हैं। और हमने एक दिन चर्चा में जलालत का कारण भी बताया था कि हमने कृष्ण, और हमारा दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों यही है कि हमारे यहां ऐसे लोग पैदा हुए जो जीवन की उच्चतम स्थितियों तक पहुंचे हैं, और जीवन की उच्चतम स्थितियों पर पहुंचकर उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उसे याद तो कर लिया, लेकिन हम उस स्थिति तक जाने कि हमने कष्ट नहीं उठाए, इसलिए हमारे यहां ज्यादा गड़बड़ है। तो उन्होंने जब अपना कानून देखकर हमारा कानून बनाया, तो ज्यादा ठीक बात, ज्यादा युक्ति संगत बात रखी, इसलिए वहां बोले गए तरीकों से मानहानि और लिखे गए तरीकों से मानहानि, इसमें फर्क किया गया है। लेकिन हमारी आईपीसी उन्होंने ही बनाई, और वहां बोले गए और लिखे गए दोनों प्रकार के शब्दों को इस भांति समर्थ माना गया, या इस कोटि का माना गया कि उसके लिए आपराधिक कानूनों में व्यवस्था की जाए, क्योंकि उतने ही खतरनाक परिणाम पैदा कर सकती है। तो ये तो मानहानि का इंट्रो था, यानी मानहानि अपराध और अप्रत्य क्यों है, इस पर बात हुई। कल बात करेंगे मानहानि।